प्रोफेसर अब्दुल समद साहब उर्दू फिक्शन के आप नामवर फिक्शनकार हैं। आपकी शोहरत, आपकी पजीराई बैनुल अक़वामी सतह पर की जाती रही। फख्र बिहार इसलिए कि आप जहां भी आपकी पजीराई होती है तो आप बिहार की भी नुमाइंदगी करते हैं। उर्दू फिक्शन निगारों में आमतौर पर जितने भी बड़े फिक्शन निगार हुए हैं उनमें एक सिलसिला रहा है हर जमाने में कि बिहार लीड करता रहा। जहां भी रहा है उर्दू फिक्शन में बिहार को लीड मिली, फतह का झंडा गड़ा है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश हुई कि हम अपने व्यूअर्स को आपसे गुफ्तगू करके आपके सिलसिले में जो मैं जान रहा हूं तो जान रहा हूं, लेकिन तमाम लोगों के लिए वो बातें आपसे हासिल करूं जिससे लोगों को, रिसर्च करने वाले को भी फायदा हो, और जो आपको जितना जान रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बातें आप करेंगे जो बहुत निजी है। तो हम चाहेंगे कि आप पहले अपना मुख्तसर तारुफ। देखिए शाही जमील साहब, मेरा आबाई वतन जी अनवस है, एक गांव है जो राजगीर के पास है। जी राजगीर से 6-7 किलोमीटर दूर है। तो अनवस जो है देहात, कल भी था आज भी है, और मेरी ननिहाल बिहार शरीफ है जी। तो पढ़ने लिखने के सिलसिले में जी हमारे वालिदैन ने वहाँ से बिहार शरीफ हिजरत किया और वहाँ हम लोगों ने एक मकान जो है ख़रीदा। उसके बाद हम लोग के पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू हुआ। बिहार शरीफी में नालंदा कॉलेज से मैंने बीए ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। इत्तेफाक से मैंने इंस्टीट्यूट में टॉप किया था जी। उस जमाने में एमए की पढ़ाई बिहार शरीफ में नहीं होती थी, तो एमए करने के लिए मैं गया जी। वहाँ से मैंने एमए किया। खुदा का फजल करम है कि वहाँ भी मेरी पोजीशन जो है वह सबसे ऊंची रही। फिर मुझे यूजीसी की फेलोशिप मिली, जूनियर फेलोशिप, पीएचडी करने के लिए जी। अब मैं मगध यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात में मैंने पीएचडी का काम शुरू किया फेलोशिप के तहत। क्या टॉपिक था आपका? मेरा टॉपिक था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन बिहार जी। उस पर मेरी किताब भी छप चुकी है जी। किताब का नाम जाइए नहीं, किताब का नाम है मुस्लिम माइंड इन इंडिया जी। उसमें मैंने कुछ तब्दीली भी की है जी। उसके बाद मेरी बहाली कई यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों में हुई। मतलब गोपालगंज में मेरी बहाली हुई जी। औरंगाबाद में मेरी बहाली हुई जी। लेकिन उसी जमाने में मैं कहीं गया नहीं, इत्तेफाक से मेरी बहाली ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी में जी हो गई, जो कि उस वक्त आज भी माइनॉरिटी अदारा है, माइनॉरिटी का कॉलेज में आता है। मुझे मेरे अंदर एक बड़ी कमजोरी रही है उस वक्त कि मेरे अंदर एक होम सिकनेस था जी। तो बिहार शरीफ से कुर्बत की वजह से जी मैंने इस कॉलेज ही को प्रेफर किया और यहाँ ज्वाइन कर लिया। मैं चांसलर थे बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शकीलुर रहमान साहब, जिन्होंने मेरी बहाली की थी गोपालगंज में। जी। हमसे कहा था उन्होंने कि कुछ दिन आप रह लीजिए, फिर वहां से मैं आपको पटना के करीब हाजीपुर में ट्रांसफर कर दूंगा। जी। उस वक्त गोपालगंज का रास्ता यहाँ से पटना से दिन भर, लगभग दिन भर का था। हाजीपुर का रास्ता भी पुल वगैरह बना नहीं था। जी जी। तो उस वक्त हाजीपुर भी खासा दूर था। जी जी। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। इत्तेफाक सुनिए जी कि 15 साल के बाद उसी आरएन कॉलेज हाजीपुर में जी मैं प्रिंसिपल होके गया। अब मैं कई बरस वहां मैं प्रिंसिपल रहा जी, लेकिन उस वक्त तो पुल बन चुका था। पुल बन चुका था उस वक्त आपको आसानी। हाँ, पुल बन चुका था। तो प्रिंसिपलशिप में कुछ जाती वजूहात की वजह से मैंने प्रिंसिपलशिप से रिजाइन कर दिया आरएन कॉलेज में, और मैं ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी में वापस आ गया। मैं छुट्टी पर गया था जी लियन पर। यहाँ आने के बाद 3-4 साल के बाद यहाँ भी लोगों ने गवर्निंग बॉडी ने मुझे प्रिंसिपल बना दिया जी। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल रहा, पूरे टर्म को मैंने पूरा किया। खैर ये तो अब रहा यह कि मेरी पैदाइश जो है उस सर्टिफिकेट के हिसाब से जी 18 जुलाई 1952 है जी। लेकिन जहां तक मैंने अपने वालिदैन से सुना है जी कि मेरी पैदाइश जो है 1950 की जुलाई में हुई थी जी। मेरी शादी मैं पहले अपने वालिद साहब का। मेरे वालिद साहब एक जमींदार थे, जनाब मोहम्मद शिबली साहब।
अनपस के बड़े जिम्मेदारों में थे हुए, और अभी भी हम लोग के खेत वगैरह और जायदाद वगैरह वहाँ अनपस में मकान, किलानुमा मकान है वो जी अभी तक बरकरार है। और वालदा मोहतरमा जो है वह बहशीफ की थी। जी, क्या नाम? उनका नाम था, मेरे वालिद साहब का नाम तो था, बताया आपको आपने, मोहम्मद शिबली साहब। जी। वालदा का नाम था सिद्दीका खातून। सिद्दीका खातून। सिद्दीका खातून। उनके वालिद मेरे नाना, मेरी वालदा के वालिद एक बहुत बड़े जंग आज़ादी के एक जो है रहनुमा रहे हुए, और उन्होंने अपने गांव के नाम पर जो मकान वहां बनाया था बिहार शरीफ में, जिसका नाम था बेल हाउस, बहुत बड़ा मकान था वो जी। उस मकान की तारीख यह है कि उस मकान में महात्मा गांधी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अली बिरादरान, शानदार, सब तशरीफ ला चुके हैं वहां। शानदार बात आपने बताई। और सब तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन खान गफ्फार खान ने अपनी जो सवाल हयात लिखी है उसमें मेरे नाना का भी उन्होंने जिक्र किया है जी। उनका नाम था शेख अब्दुल अजीज जी। लेकिन बदनसीबी यह हुई कि 42 साल की उम्र ही में उनका इंतकाल हो गया जी। उस वक्त मेरी वालदा जो है सिर्फ 9 महीने की थी जी। यानी यह वाकया सन 1927 का। जी। तो आजादी की का जो फल था वो तो नहीं खा सके, लेकिन उनके जो भांजे थे जी, यानी मेरे मामू जो हुए वो मेरे अकील साहब जी, उन्होंने उनकी विरासत को संभाल लिया। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होके जंग आजादी तक उन्होंने लड़ी और सन 1952 में जो पहला इलेक्शन हुआ बिहार शरीफ में असेंबली का, उसके वो एमएलए चुने गए जी। हमारे खालू मामू भी थे, अपने खालू भी हुए, अपने मामू भी जी। वो मिनिस्टर भी रहे श्री किशन सिन्हा के मिनिस्ट्री में जी। 60 में उनका इंतकाल हो गया बहैसियत मिनिस्टर के जी। वो बाथरूम में गिर गए। अब बाथरूम में गिरने के बाद उनके सर पर जो चोट आई तो वो चोट सर्वाइव नहीं कर पाए, वो नहीं बच सके उसके बाद। अच्छा, अपने बाल बच्चों के बारे में? तो ये हुआ, मेरे वालिद साहब को भी सियासत से दिलचस्पी थी जी। वो कार में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई जगह कई पोस्ट पर भी रहे, लेकिन वो असेंबली का या पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़े कभी जी। बेटे हमारे 2 हैं जी। क्या नाम है? नाम के साथ? बड़े बेटे का नाम है फहद यावर जी, और दूसरे बेटा जो है उसका नाम है नैफ अशर जी। फहद यावर जो है उसने इंजीनियरिंग वगैरह MBA वगैरह बंगलोर से किया था जी, और नौकरी वगैरह इन्होंने किया इधर उधर बंगलोर से लेके मलेशिया तक जी, लेकिन इनका नौकरी में जी नहीं लगा जी। अब वो पटना वापस आके उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। तो कई तरह का कारोबार इनका है। उनकी शादी जो है वो सिवान के पास एक गांव है जी, उसमें हुई है। बहुत खुश है बीवी के साथ। उनकी एक बेटी भी है जो भी। बीवी का क्या नाम हुआ? उनकी बीवी का नाम है हुमा खानम। और आपकी जो पोती का नाम है जैनब यावर। हाँ, वो तो हम बचपन में देखा है। बेटे का नाम है चूंकि फहद यावर जी। छोटा बेटा जो है वो बंगलोर में है, वो भी MBA और इंजीनियरिंग किए हुए है। उसका अपना कारोबार है, अपना उसका फ्लैट है जी, और वो भी खुश है वहां अपना। हमारी जो अहलिया हैं उन्होंने भी, उनकी भी बहाली हुई एज ए लेक्चरर। पहले उनका नाम बता दीजिए। उनका नाम है अफसाना खातून जी। वो भी अफसाने भी लिखती हैं, अफसाने भी लिखती हैं। उनके 2 नॉवेल भी छप चुके हैं और उनको भी अदब से काफी दिलचस्पी रही है। उनके वालिद साहब का नाम था डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मलिक। और वो नवादा के पास एक गांव है कोसी, वहां के रहने वाले थे, लेकिन ये लोग शिफ्ट कर गए पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में गया में। तो गया के व्हाइट हाउस में मस्जिद के पास उनका एक बड़ा मकान है उनके वालिद साहब का। इनके 3 भाई हैं। एक भाई का अभी कोरोना के सिलसिले में इंतकाल हो गया जी, और 2 भाई इनके जो है वह दूसरे मुल्कों में काम करते हैं। ये 2 बहनें हैं, बड़ी ये है मेरी वाइफ। सब भाई बहनों में बड़ी यही हैं जी। इनसे जो छोटी हैं वो कलकत्ता में परवेज हफीज नाम के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं इंग्लिश के जी, जो एशियन एज के एडिटर भी रह चुके हैं, अभी फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म करते हैं। उनकी वो अहलिया है, तो अंग्रेजी के जर्नलिस्ट है वो बेसिकली। अब मेरी अहलिया की बहाली भी 1996 में एज ए लेक्चरर हुई जी। अब वो हाजीपुर के एक कॉलेज में लेक्चरर रही बहुत दिनों तक जी। 2006 में कॉलेज हाजीपुर में वैशाली महिला कॉलेज, कौशल कॉलेज था जी। वहां से इनका आना जाना रोज यहाँ रहा। पटने से तकलीफ बहुत हुई जमाने में। गच्चे कई साल तक मैं भी प्रिंसिपल था तो मेरे साथ जाया करती थी जी। मैं चला आया था, फिर अकेले जाना पड़ा। तो 2006 में जी इनका ट्रांसफर हुआ मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज जेडी वुमेन्स कॉलेज। जेडी वुमेन्स कॉलेज में आने के बाद ये रीडर हुई और 2013 में प्रोफेसर भी हुई जी। प्रोफेसर होने के बाद सन 2022 में वो अपनी रिटायर कर गई। रिटायर हो गई? हाँ, वो भी रिटायर कर गई। अब मैं तो रिटायर 2017 में हो गया था।
ये सूरत हाल है घरेलू। तो उनकी किताबों का जो नाम बता दीजिए। 2 नॉवेल उनका है। एक नॉवेल उनका है जो बहुत पहले छपा था, 10 साल पहले। उसका नाम है धुंध में खोई हुई रोशनी। खोई हुई रोशनी पहला हाँ, पहला नॉवेल है। दूसरा नॉवेल उनका अभी 2 साल पहले आया है। पढ़ चुका हूँ, धुंध में खोई हुई, बहुत रोमांटिक नॉवेल है। मैंने पढ़कर भाभी से कहा था लोगों ने, यहाँ तक के सबसे बड़ी बात यह हुई कि उनको लिखने में थोड़ा हिचकिचाहट इसलिए भी होती थी छपने में। जी, लोग कहेंगे कारण में कि शौहर इनके लिखते हैं, जो अब होता है। देखिए शकील अख्तर ने भी हमसे बातचीत के दौरान ये कहा था कि भाई अगर शाहिद ये बताओ कि अगर मुझे अख्तर साहब लिख के दिए होते तो उनके मरने के बाद कौन लिख के देना। हाँ, लेकिन सुनिए, आपको सुन के हैरत होगी कि शमसुर रहमान फारूकी जैसे अदीब ने इनको खत लिखा। खत में बात मौजूद है, उनके खत का लिखा हुआ है जी। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा नॉवेल जो है पसंद आया, और उसकी सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वो ये है कि इस पर अब्दुल समद की छाप नहीं। बहुत बड़ी बात कहा ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हम भी पढ़ के मुताहिर हो गए थे कि उन्होंने जिस तरह की नफ्सियात पेश की है उस नॉवेल में। अच्छा, दूसरा नॉवेल उनका अभी आया है, शेल्टर होम शेल्टर। वो मुजफ्फरपुर में जो होम कांड हुआ था, लिखा वो नॉवेल काफी मकबूल हुआ जी। और उस नॉवेल का हिंदी तर्जुमा भी छप चुका है जी। तो ये सूरत हाल है उनकी। लिखे पढ़ने में आदि रहती है मसरूफ। अभी उनका मजमूआ भी आया है अफसानों का जी। तो ये सूरत हाल है। अब बचपन से मतलब खेल कूद से बहुत ज्यादा हमको दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ा बहुत फुटबॉल वगैरह खेला करते थे जमाने में, लेकिन लिखने पढ़ने से शुरू से दिलचस्पी थी। इसलिए 8-10 साल की उम्र में मेरी कहानियां छपनी शुरू हो गई थी, कलियां में, खिलौना में। और सबसे पहली मेरी कहानी जो है 1961 में छपी थी, जिसका नाम था झूठ की सजा। वो छपी थी गुंचा बिजनौर में। गुंचा उस जमाने में बच्चों का बहुत मशहूर है, बंद हो गया। उसमें मेरी कहानी छपी, जिसकी कहानी का नाम हमको याद है, झूठ की सजा। झूठ की, हाँ। उसके बाद कई कहानियां छपी कई पर्चों में। तो आपके अगर अफसानों के हवाले से बात की जाए तो पहला अफसाना मेरा छपा है, उस अफसाने का मुझे नाम याद नहीं है वैसे, लेकिन शमसुल्लाह अस्थानवी साहब का अखबार था हमारा नारा। जी जी। वो हम लोग खानदान से बहुत करीब थे जी। वो उन्होंने लिया था छापने के, और उन्होंने छापा भी उसको। पहला अफसाना मेरा हमारा नारा में छपा है, हमारा नारा। हाँ, उसके बाद मैंने जो है मेरे कई अफसाने बिसुसदी शमा वाले में छपे जी। जब शफू निकला तो जो जमाने में जो एक सिलसिला चल रहा था जदीदियत का, तो मैं भी उसमें कुछ दिनों के लिए शामिल हुआ उस धारे में, और मेरे कई अफसाने शफू में, किताब में और कई रसालों में छपे। लेकिन फिर मैंने कहानी की तरफ जो बाकायदा होती है, बगैर कहानी के मुझे अफसाना समझ में नहीं आता है जी। अफसाना अगर है तो उसमें कहानी होनी चाहिए, कहानी अगर है तो उसमें अफसाना होना चाहिए जी। तो ये चीज जमाने में खत्म हो गई थी। तो मैंने जब फिर जो है लिखना शुरू किया 8-10 साल के बाद, तो मैंने ऐसी कहानियां लिखना शुरू की जो लोगों के समझ में भी आवे जी, और उनके साथ मेरी तफसीर हो सके, जो मैं लिख रहा हूं वो उन तक पहुंच सके जी। शमाइल अहमद आप में बड़ा फर्क हमने देखा है, क्योंकि आपसे भी मैं नजदीक रहा, उनसे भी नजदीक रहा। तो शमाइल अहमद वो भटकी हुई आत्मा की तरह बहुत जगह जाते थे। मुझे साथ लेकर दिल्ली गए तो पैदल वो टहलते थे। तो मैंने एक बार कहा कि देखिए वो रिक्शा वाला सब खाना खा रहा है, आप खा सकते हैं। पठान आदमी ताव में आ गए, बोला कि अभी चलो, हम लोग को तो खाने का टाइम हो ही गया, चलो खाते। तो रिक्शा वाला के ढाबे में गए तो बड़ा परेशान हुआ देख कर ये पठान को। तो इस तरह की वो हरकतें किया करते थे, खड़े होकर कहीं भी चाय पी लेना, खड़े होकर किसी से बात कर लेना, और अलावा यह है कि वो दुश्मनी कम छेड़खानी ज्यादा किया करते थे। लेकिन जस्ट आप उलट, आप तो दुश्मनों को भी माफ करने वाले है ना, ये बात मैंने पता नहीं, मैं उस पर शाहिद और मुशाहिद दोनों हूं कि आप क्षमादान करने वाले हैं। आप किसी से बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जाने दीजिए, अब जो जैसे शमाइल अहमद साहब ने भी आपके खिलाफ लिखा तो आप उतना बदल नहीं है। लेकिन शमाइल अहमद साहब के अंदर ये बात थी कि वो कोई बात अगर उनके खिलाफ कर दी जाए तो वो नाराज तो होते ही थे, अब बदला लेने की भी कोशिश करते थे, ये उनमें था। लेकिन आप में नहीं है। इसकी वजह क्या है? आदमी का अपना मिजाज होता है। वो आदमी जो है बेतकल्लुफ जिंदगी गुजारने वाला आदमी रहा है शमाइल अहमद, और वो बहुत बेतकल्लुफी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन कोई बात उनको बहुत चुभ जाती थी, वो ऐसी चुभती थी कि फिर उनके अंदर से निकलती नहीं थी जब तक कि उसका वो हल नहीं निकाल ले या बदला नहीं ले ले जी। मेरा ख्याल यह है शाहिद जमील साहब
कि इन चीजों से आदमी का वक्त जाया होता है, बिल्कुल जाया की सलाहियत जो है जाया बिल्कुल जाया होता है। और मेरे खिलाफ जब हम मुझे अवार्ड मिला शाहिद गढ़वी का, जी, आपको भी पता होगा कि पूरे बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में समझिए ऐसा होगा मचा जी, कि मत पूछिए। इतने मज़ामीन लिखे गए मेरे खिलाफ, मेरी जबान के खिलाफ, मेरे नॉवेल के खिलाफ, जी, यहाँ तक के 2 गज जमीन को मेरा नॉवेल नहीं साबित करने के लिए किताब छाप दी गई। जी, जी, तो ये तमाम चीजें चल रही थी, मुझ पर भी असर था, जाहिर है मैं भी इंसान हूँ। जी, मेरी मुलाकात उस जमाने में एक बहुत बड़े आदमी से हो गई जिनका नाम था सरदार जाफरी जी। उन्होंने हमसे कहा कि देखो मियाँ, इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम जितने लोग तुम्हारे खिलाफ लिख रहे हैं वो तुम्हारी शोहरत का बाइस बन रहे हैं। जी, जी, तुमको जवाब नहीं दिया करो, है ना, बददिल हुआ करो। और जवाब देने से होगा यह कि तुम उसी में फिर उलझ के रह जाओगे। सही बात है, फिर कोई तखलीकी काम नहीं कर सकोगे। सही कहा। इसलिए इन बातों को तुम इग्नोर करो और बहुत अच्छा मशवरा अपने काम में लगे रहो। खुद सरदार जाफरी के खिलाफ बहुत बार, सरदार जाफरी के खिलाफ कई किताबें लिखी गई हैं। जी, जी, लेकिन सरदार जाफरी हैं, वो किताबों को कहीं पता नहीं है। नहीं, सही बात है, उसका जिक्र भी नहीं होता है। हाँ, तो ये होता है। अब देखिए, बदला लेने के बाद आपको बताते हैं एक वाकया कि शाहिद अहमद देहलवी बहुत बड़े आदमी थे, डिप्टी नजीर अहमद के पोते थे जी। कराची चले गए थे और साकी निकालते थे। साकी ने बड़े बड़े लोगों को प्रमोट किया है। जोश मनियाबादी ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कहीं कि डिप्टी नजीर अहमद जो है वो सूदी कारोबार भी करते थे, सूद पर उनका एतबार था, सूद को नाजायज नहीं समझते। कहा करें कहा नहीं जानते हैं। शाहिद अहमद देहलवी इतना उससे अफरोख्ता हुए कि उन्होंने साकी जो निकालते थे कराची से उसका एंटी जोश नंबर निकाल दिया। 1700 पेज का नंबर है वो। ये तो हमारी जानकारी में इजाफा हुआ। हम नंबर तो आदमी फेवर में निकाला जाता है, ये एंटी नाम ही था जोश बुखारी नंबर, समझा। और 1700 पेज का। जोश के खिलाफ बहुत से लोग, जोश बहुत बड़ा आदमी था, जोश बड़ा शायर था, आदमी बड़ा था हुआ, उसके खिलाफ भी बहुत से लोग थे। और सही बात, हम लोग सबों ने मजमून लिखा, किताब पर्चा छपा उनका, तमाम लोगों को भेजा उन्होंने। आज उस पर्चे का नाम भी कुछ नहीं जानता है, जोश का नाम आज भी बरकरार है। सही कहा, सही कहा। इससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात हम शमील अहमद को मैंने समझाया था कई बार हमारे दोस्त, आपने तो उन पर खाका भी लिखा है। अब मैंने कई बार समझाया उनको, उन्होंने आप पर खाका लिखा। इन चीजों से मत पढ़ा करो भाई, आप अपने लिखे पढ़ने में रहो ना। वो आदमी जो कम लिखा है शमील अहमद ने, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है, और लोगों के पास, या हम लोग हैं या शौकत हयात हैं या हुसैन उल हक हैं जो उनके हम असर थे, उन लोगों के पास बहुत अफसाने, 100 से ऊपर अफसाने हैं, 150 अफसाने हैं। शमील अहमद के 50 ज्यादा अफसाने नहीं होंगे। हमसे तो कहा था शायद हम 35 ही अफसाने लिख समझा, लेकिन उनके सारे अफसाने जो है काबिल तवज्जो है। और लोगों ने आखिर में जो उन्होंने जो बदला की कार्रवाई के तहत जो अफसाने लिखे हैं वो उनकी शख्सियत पर जो है वो दाग लगाते हैं। वो उनको नहीं लिखना चाहिए था। आप देखिए खुदा की कुदरत, उसके बाद वो जिंदा भी नहीं रहे। वो जब उनको मुझ पर एतमाद हो गया कि मैं फिक्शन की पकड़ रखता हूँ, तो वो कुछ कुछ लिखते थे तो मुझे फोन पर सुनाया करते थे, आधा घंटा, कभी कभी घंटों सुनाते थे। और कभी कभी टाइम फिक्स कर देते थे कि देखो रात में 11 बजे तुमको हम फोन करेंगे, तो तुमको ये कहानी इतना लिखा है या ये नॉवल का ये टुकड़ा है, तो सुनाते थे और हमसे वो थोड़ी राय लेते थे। तो हम बहुत ही जो मुबीनाना बातें होती थी वो बताते थे। तो किसी बात से वो एग्री भी करते थे और किसी बात से वो नाराज भी हो जाते थे, पर तुम समझ नहीं पाए, तुम नहीं समझ पाए। तो जब ये लुंगी लिख रहे थे, तो पहले का जो पस मंजर है वही मैं जान रहा हूँ, और लुंगी लिखे जाने को भी जान रहा हूँ, लुंगी के किरदारों को भी जान रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं बदला लूंगा। तो हमने कहा कि देखिए, बदला बड़ा आदमी नहीं लेता। हाँ, सही बात। मैंने समझाया है कि बदला बड़ा आदमी नहीं लेता है। अगर कोई आपके खिलाफ कोई मजमून लिख दिया या तबसरा शायर हुआ, जाने दीजिए, आप इग्नोर कीजिए। तो नहीं, हम बदला लेते हैं। और मेरे लुंगी को पढ़वाया उन्होंने और कहा पहचान इसमें कौन कौन है। मैंने पहचान बता दी। एक आपको न पहचान पाए तो उन्होंने वजाहत भी कर दी। और अदावत वो जो है वो पालते थे, उनकी फितरत में था। हाँ, सही है कि अदावत अगर हो गई, मैंने तो अपने खाते में लिखा है ना कि मुझसे भी बदजल हो गए थे। तो हमने कहा कि सुनिए, ये ताल्लुकात हम यहीं पर खड़ा रख देते हैं, आप तहकीकात कर लीजिए, और जब आप शर्मिंदा होंगे तो आप आके सॉरी कहिएगा, तब हम ताल्लुकात को रिन्यू करेंगे। तो कासिम खुर्शीद साहब तो मेरे खिलाफ उन्होंने फीड कर दिया था, मेरे खिलाफ फॉलो। नतीजा क्या हुआ
कि जब उनको साबित हो गया कि उसकी साजिश है, तब आकर वो राजभाषा डिपार्टमेंट में आते थे, तब मिले, सॉरी कहा, और उसके बाद ताहया मुझसे बहुत जुड़ कर रहे और कहे कि तुम हो अंदर के सीधे हो, तुमको लोग इस्तेमाल करता है, हम आप भी तो करते हैं। उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया कि किताब मुझसे तरतीब दिलवा ली और नाम जो है कम्बर अली का डाल दिया मुरत्तब में। तो बहरहाल तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, हम आपसे ज्यादा चाहते हैं कि आप बात करें। और अभी हम जज्बाती हुए थे शमाइल अहमद के सिलसिले में, उनकी ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी कि वो बदला लेते थे और बदले की सतह भी नीचे उतार लेते थे। ये उनमें हमने देखा, जैसे आप नाराज होते थे तो चुप हो जाते थे, आपकी खामोशी मैंने देखी, आप जिससे भी नाराज हो जाते थे चुप हो जाते थे, अगर कोई उसका जिक्र भी करता था तो आप उसको टाल जाते थे, अरे सॉरी हटाइए। हम चाहेंगे अब्दुल समद साहब कि आप अपने हमअसरों में, आपके हमअसरों में तो बहुत सारे इस दुनिया में अब रहे नहीं, तो उनका थोड़ा बहुत भी जिक्र कीजिए, इनको हम असर मानते हैं। मैंने अनीस रफी साहब से भी इंटरव्यू लिया था, तो उनसे भी हम असरों की बात की थी, लेकिन वो एपिसोड अभी हम जारी नहीं कर सके क्योंकि रिकॉर्डिंग सही हुई नहीं थी। तो हम चाहेंगे कि आप भी अनीस रफी साहब की तरह अपने हम असरों के सिलसिले में दो चार बातें। हम असल हमारे हुसैन उल हक थे, शौकत हयात थे, अली इमाम अभी माशाल्लाह जिंदा हैं, शमाइल अहमद थे, अनीस रफ़ी हैं, ये तमाम और लोग भी हैं कई लिखने में पढ़ने वाले, इन लोग से मैं क्लोज रहा हूँ। गजनफर साहब, हाँ गजनफर तो हमसे जूनियर हैं हमसे जी, लेकिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया उन लोग से मैं ज़ाती तौर पर बहुत क्लोज भी रहा हूँ। और अब शौकत है, अब आपने जिक्र किया नफ्सियात का, जी, शमाइल अहमद के, हर आदमी की अपनी अपनी नफ्सियात होती है, यही नफ्सियात का शिकार शौकत हयात भी था। कान का बहुत कच्चा था वो, दिल का इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसको कान भर भर के लोगों ने उसको खूब इस्तेमाल किया और हमको जो अवार्ड मिला उस पर सबसे ज्यादा असर जो है उसी पर था। जी, हालांकि असर होने की चीज नहीं, उनकी किताबें नहीं छपी थी जी, वो क्या नाम है, कहीं कहीं मुकाबले भी नहीं थे जी, अगर रहते तो एक बात थी कि उनको रिजेक्ट करके मिल गया जी। दूसरी बात यह कि हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि जिसको अवार्ड मिलता है वो क्यों गुनाहगार करार दिया जाता है। जो अवार्ड देने वाले हैं उनको कहिए भाई, इनको पकड़िए, वो कसूरवार हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमको जो अवार्ड मिला उससे पहले बिहार में किसी को अवार्ड नहीं मिला था। उर्दू वालों को कलीमुद्दीन अहमद थे बिहार में, सुहैल नदीम आबादी थे, अख्तर उलनवी थे, शकीला जमील मजहरी थे, काजी अब्दुल वदूद थे, और भी ऐसी कई शख्सियतें, बड़ी शख्सियतें थी इन लोग का अवार्ड के काबिल हैं। जबकि इन लोग के दोस्त वहां कमिश्नर थे, आलम मसूर साहब थे, मौलिक राम साहब थे। अवार्ड नहीं मिला तो अवार्ड नहीं मिला, तो ये जो अवार्ड देने वाले लोग हैं, जो अदारे हैं, वो कसूरवार हैं जी। लेकिन मुझको लोगों ने, ये तो आपने तो साहित्य अकेडमी का दरवाजा खोल दिया। हुसैन उल हक साहब भी देखिए हुआ ही है, 5 साल तक मैं कमिश्नर रहा, तो मेरे कमिश्नर के दौर में अवार्ड मिला इलियास अहमद गद्दी को, उसका बिहार बटा नहीं था, और मजहर इमाम को, ये 2 बिहारियों को मेरे दस्तखत से अवार्ड मिला है जी। मैं उस दौर में कमिश्नर था, वही तो मैंने कहा कि आपने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद तो फिर जाबिर हुसैन, वहाब अशरफी और हुसैन उल हक, इन लोगों को भी अवार्ड मिला बाद में जी। तो ये सूरत हाल है। तो हमारे हम असर जो है दिल के बड़े साफ लोग थे जी। और उनमें एक बड़ी बात यह थी कि वो लोग पढ़ते भी थे, सिर्फ लिखते हुए नहीं थे। और जब तक आप पढ़िएगा नहीं, वो गहरी स्टडी नहीं कीजिएगा और दुनिया की और जुबानों को भी नहीं देखिएगा, जब तक आप अच्छा अफसाना नहीं लिख सकते हैं। हमारे हम असर जो है काफी हद तक जो है वो दूसरी जुबानों की भी चीजें पढ़ते थे और उनसे इस्तेफादा भी हासिल करते थे। अब जाती उनके जो कारण पसंद नापसंद थी, या जाती उनके जो ख्यालात थे, या कारण उनकी जो अपनी नफ्सियात थी, उसके बारे में मुझे ज्यादा बोलना मुनासिब मेरे लिए नहीं है, अब है भी नहीं वो लोग। एक हमारे दोस्त, पुराने दोस्त, सबसे जो है गहरे अली इमाम अभी मौजूद हैं, अनीस रफ़ी हैं, तो ये लोग जो है इनकी शख्सियत गनीमत है। अली इमाम ने तो अभी तक लिखना खत्म नहीं किया है, अभी उनको नॉवेल भी आया है जी जी। और अनीस रफ़ी भी किसी न किसी हैसियत से लिख ही रहे हैं जी जी। तो अल्लाह इन लोग को कायम रखे। तो हुसैन उल हक साहब के बारे में कुछ जरूर कहिए। हुसैन उल हक जो है वो, उनकी जो तालीम तरबियत थी जी, वो मदरसे की और खरकाहों की थी जी, और इन चीज़ों का असर उनके अफसानों पर बहुत गहरा था। और उन्होंने कोशिश किया करम है कि उसका ताल्लुक जो है, उनका भी ताल्लुक है उस समाज से भी जुड़े। चाहे उन्होंने बाद अफसाने उनके बहुत अच्छे हैं, दो राय नहीं इसमें है। सबसे बड़ी जो खूबसूरत थी उनके अंदर, वो उनकी ज़बान थी जी। ज़बान उनकी बहुत खूबसूरत थी और ज़बान बहुत सही लिखते थे वो,
और उसकी वजह थी कि अगर वो पढ़े हुए थे मदरसे में। अब जैसे मेरा जैसा आदमी है, मैंने उर्दू बाकायदा कभी पढ़ी नहीं जी। अब मेरा जो स्क्रिप्ट था स्कूल में कॉलेजों में वो इत्तेफाक से उर्दू नहीं था, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस कॉलेज में इंग्लिश जबान में लिखी है जी। और उर्दू जब तक मैं पढ़ता रहा स्कूल में, उस जमाने में मेरा स्क्रिप्ट जो है हिंदी था जी। मैं साइंस का स्टूडेंट था उस जमाने में। लेकिन हुसैनुल्लाह जो है उनकी तरबियत चूंकि मदरसे वाली इसलिए उनकी जबान बहुत अच्छी है। तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जितने जो उर्दू से बैकग्राउंड से जो नहीं आए हैं उन्होंने फिक्शन को आगे बढ़ाया। अनीस रफी साहब उनका भी बैकग्राउंड उर्दू से नहीं है, शमाइल अहमद उनका भी बैकग्राउंड उर्दू से नहीं है, आप हैं अनीस रफी भी उसी सब्जेक्ट का। हाँ बिल्कुल बताया। तो हैरत की बात है कि जो उर्दू बैकग्राउंड से आए हैं वो फिक्शन को बहुत आगे नहीं ले जा सके। आज जो उर्दू बैकग्राउंड से नहीं आए हैं उन्होंने ज्यादा बड़ा काम किया या उनके कारनामे ज्यादा काबिल जिक्र है। अब इस पे मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, अनीस रफी साहब के बारे में बताइए। अनीस रफी बहुत सालिदा निगार हैं और अनीस रफी ने जो कुछ लिखा है बहुत सोच समझ के लिखा है। और अनीस रफी जो है वो कोई उस टाइप के अफसाने नहीं लिखे हैं उन्होंने कहा हमें काता ले दौड़ा, बल्कि वो उनके मौजूआत जो है बहुत अंदर से बहुत ही सोच समझ के बहुत भी अफसाने लिखे हैं, वो बहुत काबिल तवज्जो आज भी हैं। आदमी है वो। और ये बताइए कि गजनफर साहब का भी बहुत चर्चे में है। गजनफर साहब के बारे में अफसाना निगार भी हैं, नॉवेल निगार भी हैं, खाका निगार भी हैं, शायर भी हैं, कई उनकी जहतें हैं। लेकिन जहां तक मेरा जाती पसंद का नापसंद का ताल्लुक है वो मैं उनको अफसाना निगार नंबर 1 पर रखता हूँ। अफसाने उन्होंने जैसे जैसे लिखे हैं वैसे अफसाने उनके हमअसरों ने कम लिखे हैं। नॉवेल तो उनका जो है कई है लेकिन सब नॉवेल उनका काबिल तवज्जो नहीं है। लेकिन नॉवेल में बाहर क्या उन्होंने कई तजुर्बे ऐसे किए हैं जो दूसरों ने नहीं किए थे, इसका तो उसको तो मानना होगा। अच्छा, नूरुल हसन साहब जो है वो आपके हम असर हैं हमारे, उनके बारे में एक दो लाइन। बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, बहुत अच्छे आदमी भी हैं वो। और एक बात याद रखिएगा, मैं बड़ा फनकार उसी को मानता हूँ जो बड़ा इंसान भी होता है। बिल्कुल सही। तो नूरुल हसन में ये बात है। नूरुल हसन मैं गया हूँ औरंगाबाद, उनके यहाँ में गया हूँ और उनकी मेहमान नवाजी से मैं मुस्तफीद भी हुआ हूँ। नूरुल हसन नहायत शरीफ उम्दा आदमी है जी। और चूंकि आदमी बहुत अच्छे हैं वो इसलिए उसका फर्क उनके अफसानों में मिलता है। जी जी। नहीं, हम आपको उनके सिलसिले में एक बात बताना चाहते हैं क्योंकि मुझे बहुत अपील की। जब मैं सफीर अदब निकालता था उसके एडिटर के हैसियत से मैंने उन्हें कहा कि नूरुल हसन भाई मुझे आपका अफसाना चाहिए। तो बोला शाहिद जी मेरे इत्तेफाक से अभी एक ताज़ा अफसाना है, मैं भेजने ही वाला था कि आपकी बात आ गई, मैं अभी भेज देता। उन्होंने कहा और 10 मिनट बाद कहा कि आप अपना मेल चेक कर लीजिए। मैंने उनके अफसाने को शाया किया। तो इस बड़ा आदमी होना बड़ी बात है, बड़प्पन के साथ बड़ा होना बड़ी ये सबसे बड़ी बात है। ये सही है, सही, बिल्कुल सही है। हाँ, मैं उनमें बड़ा होने के साथ साथ बड़प्पन भी। आप ये बताइए कि मेरा अपना जो मुताला रहा है अब मुशाहिदा भी ये रहा है कि बड़े लोग जैसे आप लोग, बड़े में आप भी हैं, तो अपने जूनियर हम असरों पर कभी कलम नहीं उठाते। इसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर आप किसी जूनियर को लिख दें, एक मजमून लिख दें, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। शमाइल अहमद से मेरे 40 साल के ताल्लुकात रहे, मेरे लिए एक जुमला नहीं लिखा उन्होंने। खैर वो मेरे साथ ये बात नहीं है, आपने मेरी चीजें नहीं पढ़ी हैं। मैंने अपने जूनियर्स पर भी लिखे हैं। मैंने आलम खुर्शीद पर पूरा बाकायदा खाका लिखा है और अभी शाहिद अख्तर वहाँ अफसाना निगार हैं कानपुर में, उन पर मैंने लिखा था। खुर्शीद अकरम हैं, उन पर मैंने लिखा है। ये सब हमारे जूनियर लोग हैं जी। और कई लोग आपको इस्तेस्ना मानते हैं और आमतौर पर तो नहीं लिखते हैं। आमतौर पर नहीं। बात यह है, देखिए एक बात और बता देते हैं आपको। अच्छा है आपने गुफ्तगू छेड़ दी, ये बहुत छोड़ दिया। हमारे जो बाद के लोग जो आए हैं उनके साथ एक बड़ी कमजोरी यह है कि वो तनकीद पसंद नहीं करते हैं जी। वो ये पसंद नहीं करते हैं कोई बतावे उनको कलाम है कि आपके अंदर जो है, आपकी तहरीर के अंदर ये कमजोरी है या खामी है। वो अपने आप को बड़ा समझ के लिख रहे हैं, ये बड़ी कमजोरी है। इसीलिए कोई बड़ा बहुत अहम नुकता है, कोई बड़ा आदमी जो सामने नहीं आ रहा है फिक्शन में चाहे शायरी में, उसकी बहुत बुनियादी वजह यह है कि उसको अपनी कमजोरी मालूम ही नहीं होती। वो आपको मुकम्मल समझ लिया, उसको अपनी कमजोरी कभी मालूम ही नहीं होती है। तो मालूम का आपको कमजोरी मालूम होगी तब ना आप जो है उस पर काबू पाइएगा भाई जी।
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा, लेकिन मैंने कभी अपनी तनकीद का बुरा नहीं माना है, नहीं मानना चाहिए। समझा। और मैंने वो जो भी तनकीद हम पर हुई है, हालांकि उसमें जा बेजा भी शामिल है तनकीदें, उनको मैंने बहुत गौर से पढ़ा है और बहुत उस पर ध्यान दिया है मैंने, कि आखिर क्या बात है। जैसे मेरी जबान पर एतराज होता है, मैं तो कबूल करता हूँ, जी, ठीक है, मेरी जबान तो आप उर्दू के बैकग्राउंड का है भी नहीं, इसलिए आप तो बहुत कुछ। लेकिन जबान सिर्फ नहीं होता है ना। बेदी की जबान बहुत खराब थी, लेकिन बेदी बहुत बहुत बड़ा अफसानेगार है जी। तो ये जो है जबान, तो ये मैं ये कह रहा था कि ये हमारे नए लोगों को जो कलम नहीं उठाने की बहुत बड़ी वजह यह है, बिंधा बुरा मानते हैं हर बात का जी। और वो कलम है उसका जो है उसके पीछे लग जाते हैं। इस पर कमजोरी पाना चाहिए इनको। इस पर कुछ जहीन लोग जरूर हैं इसमें हमारे नई नस्ल में, लेकिन वो कुछ लोगों के अंदर जो कमजोरियां हैं ये अगर दूर हो जाएंगी तो यकीनी वो बड़ा काम कर सकेंगे। अच्छा, आपकी नजर में बिहार में जो फिक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके बाद के हैं या बहुत बाद के हैं, उसमें आपको कोई ऐसी बात नजर आती है कि आने वाले कल में वो आप के बराबर न सही लेकिन आपके बगल में बैठ सके? खुद मेरे सामने बैठे हुए आप हैं, आपके अफसाने हमको बहुत बात बात पसंद आए हैं। अभी आपका अफसाना छपा है किसी रिसाले में, देखा था हमने, 40 वगैरह 40 में बहुत अच्छा अफसाना है। मैंने आपको फोन करना चाहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं फोन नहीं कर सका। बहुत अच्छा इकबाल हसन आजाद ने उस अफसाने को लिखवाया था। इकबाल हसन आजाद बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, अभी अभी हम लोग के बाद आए हैं वो जी। कासिम खुर्शीद ने बाद अफसाने बहुत अच्छे लिखे हैं जी। उनकी शख्सियत अलग रखिए, लेकिन अफसाने उन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, जो दोहरा नहीं इसमें है, जो उनको जिंदा रहने के लिए कहा। अहमद सगीर अहमद सगीर है, सगीर रहमानी है तो बहुत आगे निकल गया। सगीर रहमानी का जो नॉवेल है खूब बहा, वो तो उसका कोई मुकाबला नहीं। मैंने उस पर लिखा, मैं पढ़ चुका हूँ, दलित पर उस पर लिखा, बाकायदा मजमून लिखा मैंने उस पर। तो हम तो आपने इस्तेस्ना करार दे दिया, लेकिन आमतौर पर तो लिखते नहीं है। वजह यही है, मुश्ताक अहमद नूरी खाका लिखेंगे तो गजनफर खाका लिखेंगे तो मुश्ताक अहमद नूरी। ये कोई बात हुई। एक बात और हम आपको से जानना चाहेंगे कि जो नाकदीन हैं अब वो चुनते नहीं है गुजरे के लाल को। नाकदीन में ये जो रवैया है इसको आप पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। बिल्कुल ये आपका तनकीद जो है शक्ल देख के लिखी जाती है, और तनकीदगार जो है वो मतन को नहीं देखता है बल्कि लिखने वाले को देखता है। ये सबसे अदब को नहीं देखते, अदीब को देखता है। तनकीद का भी अभी जो हाल है वो आप देख रहे हैं, तनकीद वैसी नहीं हो रही है। जो तनकीद का मेयार था हमारे यहाँ उर्दू में वो कहाँ आज है। तो कारण में इसमें यह है कि कारण में भाई मन तोरा हाजी बगोइन तू मेरा हाजी बगो वाला किस्सा बिल्कुल सही कहा। समझा। वो आप उनकी तारीफ करते हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं। आपको दिल की बात है, आपको मेरे दिल की बात है। मैंने जब अफसानों का मजमुआ शाये किया, हमने सीधे सीधे अपने मजमूए को पेश किया आपने, और उसे आपकी शख्सियत में कुछ फूट नहीं आया, और बल्कि आपकी शख्सियत उससे निखर गई। और तो ये नाकदों से ये तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन है जो तवक्को रखे हुए हैं हम और आप वो पूरी नहीं हो रही है। तो आप ये सोचिए ना कि अब नाकदीन को अगर पूरे हिंदुस्तान के पैमाने में देखे तो 5 अंगुली में भी आप गिन नहीं सकते हैं कि बड़े नाकिद पैसे लेकर लिखते हैं लगभग लोग, और एक दूसरे पर लिखते हैं। अभी नई नस्ल में कुछ तनकीदगार ऐसे सामने आए हैं। आप नाम बताइए। नाम अबूबकराबाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जी। कासमी है, कानुल कासमी है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आफ्ताब अहमद आफाकी है BHU में, बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो। अच्छा, अबूजर हाशमी है कलकत्ता में, बहुत का नाम है, इन गैर जानिबदार होकर लिखते हैं वो। हमारे पटना में खुद है शाहब जफर आजमी, बहुत उसकी निगाह जो है दूर तक जा रही है। ये लोग हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि इन्होंने भी ये कौसर मजहरी हैं। कौसर मजहरी, आप ये बताइए कि हम तो ये देखते हैं कि ये लोग भी बहुत जो अभी प्रेजेंट भी हैं, ये लोग वही पुरानी रविश पे चल रहे हैं कि भाई किन पर लिखना है किन पर नहीं लिखना है। नहीं, ऐसी बात नहीं। इन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कारण है, जो गुजरी के लाल बताइए कि इन लोगों ने क्या, मैंने कोई ऐसे लोगों को सामने लाया है जो कि बहुत टैलेंटेड हो और इनके कलम से आगे बढ़ जाए? याद हमको नहीं है, लेकिन इन लोग की जो तनकीदें हैं या उनकी तहरीर जो है वो मुतासिर कुल होती हैं, और ऐसा लगता है कि गैर जानिबदार होकर लिख रहे हैं। जिन पर लिख रहे हैं, लेकिन आमतौर पर नाकिद को चाहिए, नाकिद वो उसको कहते हैं वॉच टावर जो समुद्र के किनारे होता है। अब देखिए बात यह है कि नाकिद जो है आजकल ऐसा नाकिद नहीं है कि कारण में हम वक्ती खैर नाकिद काम भी करता है, प्रोफेसर है, कॉलेज दफ्तरों में काम करता है, उसकी अपनी भी जिंदगी है,
अपनी जो वक्त मिलेगा उसी में लिखेगा ना। अच्छा, नाकिद के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पढ़ने का वक्त लोगों के पास ज़रा कम आजकल है, तो बातें हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक इसके बात बावजूद जो है नई नस्ल में ये जो मैंने नाम दिया आपके सामने, और लोग भी होंगे, अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बात सगीर इब्राहिम है। एक बात मैं आपसे ये, जो चूंकि ये सब मेरे जाती मुशाहदे में भी, तजुर्बे में भी है, कि बहुत तेजी के साथ जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हुआ तो उस वक्त लोग की महाजरत बहुत एक दूसरे मुल्क से किया, उसी तरह मैं देख रहा हूं कि जो अफसाना निगार हैं वो तेजी से शायर बन गए हैं। आप नहीं बने, शमेल अहमद के बारे में मैं जानता हूं अंदर की बात, कि एक शायरा को शायर बना दिया, तहरीर उनकी थी, उन्होंने बाज़ाब्ता मुझसे इकरार भी किया था कि वो तहरीर तो मेरी है, तो शायरी उनको भी हम मान लेते हैं कि वो शायर हैं। तो आपने शायरी शुरू नहीं की, क्या कोई वक्त आप मुनासिब वक्त के इंतजार में हैं? एक बात तो ये, दूसरी बात की ये हिजरत जो हो रही है, मुहाजरत जो हो रही है अफसाना निगारों को, इसकी बुनियादी वजह क्या? बुनियादी वजह मैं क्या बता सकता हूँ सिलसिले में। जहाँ तक मेरे बारे में आपको कहा आपने, तो मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैं आज तक एक मिसरा भी मौजूद नहीं कर सका। मेरे अंदर वो सलाहियत है ही नहीं है शादी करने की। जब सलाहियत नहीं है तो मैं किस बुनियाद पर शादी करूंगा? कुछ होनी चाहिए ना। मैं कुछ नहीं जानता हूँ शादी के बारे में, उसके जो लवाजमात होते हैं, उसकी जो शरायत होती हैं, उनके बारे में मुझे कोई वाकियत नहीं है। जो लोग शादी कर रहे हैं ठीक है, उनको वाकियत होगी, इसलिए कर रहे होंगे वो, लेकिन मेरे अंदर वाकियत नहीं है। एक वजह हमने जो महसूस की कि एक अफसाना निगार के लिए आप शाम अफसाना जो है, अगर मनाने की बात हो कि एक शाम फलां के नाम, तो उसको अपना खर्च करना होगा, लेकिन मुशायरे बराबर हुआ करते हैं। अब मुशायरे में लिफाफे भी मिलते हैं और उनको इजहार का भी मौका मिलता है। तो एक वजह यह भी है कि हमारा कारोबार चलता रहे, लोग लेमलाइट में रहें, इसलिए मुहाजरत हो रही है। अब देखिए, मुश्ताक अहमद नूरी भी अच्छी शायरी करने लगे हैं, इकबाल हसन आजाद भी, तो उनके अफसानों को और शायरी को पढ़कर मुझे लगता है कि अगर नंबर 1 की देना पड़े तो मैं बहुत देर तक सोचने के बाद दोनों को नंबर 1 देखूंगा। तो वो शायरी से आदमी की जो सलाहियत होती है, वो सलाहियत जो है कुदरती होती है भाई, उस पर आप क्या बोल सकते हैं? ये अपना शौक है। अच्छा, आप अपना शौक होता है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप उर्दू फिक्शन के बारे में, अफसाना भी इसमें शामिल हो और नावल भी शामिल हो, फिक्शन में तो दोनों आते हैं, तो अगर आप कोई नई मुक्तदी को या मुक्तदी से जो अपने आप को आगे बढ़ा लिए, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें कि आप अगर अफसाना निगार बनना चाहते हैं या अफसाना निगार में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि आपको अपने क्लासिक अदब का मुताला खूब करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और उसके बगैर आपके अंदर वो सारी कला नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आप जो है सिर्फ आप उर्दू में अगर लिख रहे हैं तो सिर्फ उर्दू तक आप महदूद मत रहिए। दूसरी जबानों के तर्जुमे आ गए हैं भाई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंग्रेजी में पढ़िए या मराठी में पढ़िए या मलयालम में पढ़िए या फारसी में पढ़िए, सबके तर्जुमे मौजूद हैं, आप पढ़िए और उन अफसानों को देखिए। अभी मजमुआ एक आया है उर्दू में, बंगाली अफसानों का, उनका सत्यजीत राय का, जी, पढ़ के मेरी आंखें खुल गई। क्या अफसाना लिखता है। बंगला अदब में तो बंगला अदब का तो मामला ही अलग। आप पढ़ेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि आप अफसाना निगारी को या नॉवेल निगारी को या फन को सिर्फ शोहरत का जरिया मत समझिए। बहुत बड़ी आप बात कही। शोहरत का जरिया बनाइएगा उसको, अगर तो कुछ दिन तक आपको शोहरत मिलेगी उससे, उसके बाद उसको ये बैसाखी बहुत कमजोर होती है। और आप अपने लिखने पे एतमाद कीजिएगा। आप जो लिखेंगे जो चीज, हो सकता है आज आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल, लेकिन अगर अच्छी चीज आपने लिखी है तो वो कभी नजरअंदाज नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। नहीं, आज से 5 साल बाद सही इसका यकीन रखना चाहिए नए लिखने वालों को। और तनकीद का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि तनकीद का वेलकम करना चाहिए। और जो लोग आपकी तारीफ करते हैं खासकर मुंह पर, वो उनसे परहेज करना चाहिए। आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है। वो आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो आपको पीछे हटा रहे हैं। अच्छा, जबान बयान के सिलसिले में देखते हैं कि अब बहुत पहले जो नावलों को पढ़िए, क्लासिक को पढ़िए, तो वहाँ जबान बयान भी है, वहाँ अदब में मंजर निगारी भी है, मुकालमा निगारी का भी एक नफ्सियाती, जिसको कहते हैं सीरत साज मुकालमे, उनके यहाँ सीरत साज मुकालमे है। तो ये सारी बातों के लिए तो मुशाहिदे की बहुत सख्त जरूरत होती है।
एक अफसाना निगार को मुताले के साथ साथ अनेक मुशाहदा भी करना चाहिए, उसको घर से बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल घूमना चाहिए, समाज में होना चाहिए। देखिए अभी हमको, मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया है, तो इससे बड़ा मुझे फायदा हुआ है कि हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बहुत कुछ जमा भी हो रहा है मेरे फिक्शन के लिए। एकदम सही है। ये इससे आपको फला पहुंचेगा इन चीजों से। जो अपने एक बात याद रखिएगा शायद जमीर साहब, लिखने पढ़ने वाले आदमी को अपनी शख्सियत को अलग हो के भी अपने आप में देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, समझा कर सिर्फ अपनी तरफ आप जाए मतलब मैंने नरगिसियत का शिकार नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी कमजोरी होती है आदमी की, और जो आदमी को बहुत आगे नहीं बढ़ने देती है, इसका ख्याल रखिएगा। और हमेशा जो है पढ़ते खूब रहना चाहिए, लिखिए कम। जी, मुझे एक बार जो है बहुत पहले हमारे बहुत बड़े अफसाना निगार थे सुहेल अहमदी साहब ने, उन्होंने आज से 50 साल पहले मुझे कहा था कि अपनी चीजों को लिखने के बाद निहायत दुश्मन की निगाहों से पढ़ा करो। एकदम बिल्कुल माकूल बात कही। और जितना 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 लिखो उससे 1% कम जो है 1% छपो, बाकी तमाम चीजें जाया कर दो। सही है, ये कहा था। तो मेरे कंप्यूटर में 15-20 कहानियां हैं, लेकिन मैंने उसको शायर नहीं किया। छपने से खाली आप ठीक है, आप पर्चे में छप गए, एक महीना तक आपका ये हो, उसको फिर भूल जाते हैं लोग, लेकिन अच्छी चीज रहेगी तो कभी भूलेंगे नहीं। अब सोचिए गुलाम अब्बास ने जो अफसाने लिखे वो आज 100 बरस के बाद ही रिलेवेंट है। सही है। प्रेमचंद के कफन को मैंने कहिए तो पूरा एकदम आंख के सामने पूरा मंजर आ जाता है, बुनियाद है पूरा। ये है तो ये इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या मैंने आज जो है अदब की जो तख्लीक की जा रही है, तो हम ये दावा कर सकते हैं या आज के फिक्शन निगार या आज के लिखने वाले कि हम अदब को बहुत आगे बढ़ा दिया है? ये दावा तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अदब जो है बहुत आगे नहीं बढ़ा है, मेरा यही मानना है। और जो जैसे तकीफ़तन मुसन्निफ़ीन के का जो शुरू का दौर था 15-20 साल का, उस वक्त जो अफसाने लिखे गए, नॉवेल लिखे गए, उनके मुकाबले में आज भी नहीं लिखे जा रहे। मेरा अपना मानना है कि अदब 2 कदम चल के ठिठक गया और अदीब अपनी शोहरत की बैसाखी पर बहुत आगे निकल गया। ये है सर मुसीबत है। अच्छा, दूसरी बात है कि एक अवार्ड का चक्कर ऐसा हो चला है कि हर आदमी अवार्ड के पीछे दौड़ रहा है। अब अवार्ड के पीछे खाली दौड़िएगा, अवार्ड से आपकी शख्सियत बड़ी नहीं होती है। आप बता दें आपको हम कि जमील मजहरी साहब का अवार्ड नहीं मिला, शायद अकेडमी अवार्ड मिला। मेरे हमसे मुकाबला कीजिएगा तो मैं उनके मुकाबले करना चाहता हूँ? जी नहीं। कलीमुद्दीन अहमद के मुकाबले में, जी बिल्कुल नहीं, आप सही है, अख्तर के मुकाबले में कहीं चाहता हूँ, अवार्ड नहीं मिला। इस पर चौपाई को अवार्ड नहीं मिला जी, किशनदर का अवार्ड नहीं मिला। तो क्या वो लोग क्या मैंने उनके अदब में उनकी हैसियत कम हो गई? अवार्ड से सिर्फ आपकी हौसला अफजाई होती है, अवार्ड से आपकी शख्सियत को निखार नहीं होता, निखार नहीं पड़ता है। तो आपका रिकॉग्निशन है, आपने कुछ लिखा, आपको रिकॉग्नाइज कर लिया किसी ने, वो ठीक है। अच्छा, आज के दौर में तो जो अवार्ड ले लेते हैं वो भी शर्मसार ही रहते हैं, अवार्ड जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो भी मशकूक रहते हैं, है ना? एक बात मशकूक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लोग जो है जैसे अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है वो ये सोचने लगते हैं कि कहाँ से इसने बांस बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया है ना, माहौल बन गया है। और ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड भी मिल जाता है जिस पर शुबा भी होता है, ये भी सच्चाई है। तो हमने ये महसूस किया, ये गुफ्तगू को लोग इसलिए भी पसंद करेंगे कि आपने दिल खोल कर बात की, कहीं से कोई मुनाफिकत नहीं, और मेरे जो सवालात भी हैं वो जारहाना ही थे जो आप बर्दाश्त कर गए, लेकिन इस जारहाना सवाल के पसमंदर में लोगों को बहुत सारी जानकारियां आपने दी, इसलिए अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी लंबी अच्छी गुफ्तगू की। मेरी तो ख्वाहिश बढ़ते जा रही है। एक सवाल आखिरी हम करके हम चाहते हैं कि अपने इस गुफ्तगू का इख्तिताम करें कि आप ये बताइए, आप तो रिसर्च वालों से आपका साबका पड़ा है, आज के जो रिसर्च स्कॉलर है मेहनती नहीं है, कट एंड पेस्ट वाले, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अब मेरे पास जो आते रहते हैं लोग, अब देखिए, अब आप मिसाल के तौर पर हम पर जो है मेरे नॉवेल या अफसानों को तेजी करता है, वो हमसे किताब मांगता है जी, हम नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप स्कॉलर हैं, आप किताब हासिल कीजिए जाके पब्लिशर के यहाँ के या दुकानदार से, तब उसको आइए मेरे पास। दूसरी बात यह है कि आप बगैर मेरे बैकग्राउंड जाने हुए चले आते हैं जी, तो जब तक आप नहीं जानिएगा मेरे बारे में,
जब तक जो है आप क्या सवाल कीजिएगा हमसे आप जो है देखिए, रिसर्च का म्यार बहुत रिसर्च का म्यार बहुत गिरा भी है। और एक बात जो प्रोफेसरों के खिलाफ मैं कहने जा रहा हूँ कि मेरा सवाल यह है कि अभी जो प्रोफेसरान हैं वो रिसर्च स्कॉलर को वही मौजूद देते हैं जो वो चाहते हैं। म्यार ये हो गया है कि आजकल पैसे लेके लोग रिसर्च लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं रिसर्च की। अब पैसे लेते हैं, बाकायदा प्रोफेसर लोग पैदा हो गए हैं समाज में, जो आपको घर बैठे आपके मौजू के मुताबिक किताब आपको पहुंचा देते हैं। ये जो जहाँ सूरत हो गई है वहां पर, इसीलिए मैं एक इंटरव्यू बोर्ड में था, वहां एक साहब आए अपना PhD का थीसिस लिए हुए, कागज में लपेटा हुआ था। उनसे एक एक्सपर्ट ने पूछा कि आपका जो मौजू आपकी जो कागज में लपेटी हुई जो चीज है वो क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा PhD का किताब मेरी छप गई है। क्या मौजू है भाई? वो मौजू नहीं बता सकते। ये सूरत हाल। सही कहा। जो आदमी PhD किए हुए है उस आदमी का आपने मौजू नहीं मालूम। एक वाक्य मैं आपकी जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूँ। एक साहब बहुत बड़े गुंडा थे, तो किसी ने उसको चढ़ाने के लिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप वहां के हेड हैं, तो आप कह दिया अब्दुल समद साहब से जाके कहिए कि हम MA करेंगे, एडमिशन ले लें। अब्दुल समद सीधे साहब अभी कौन बवाली आदमी से मुंह लगेगा, वो एडमिशन करा दिया, MA हो गया। उसके बाद कहा कि अब PhD भी लगे हाथ करा, तो तुम्हें नाम के साथ डॉक्टर जुड़ जाएगा। फिर जाकर दबाव बनाया, उस गुंडे से जान बचाने के लिए उन्होंने PhD भी करा दिया। और नतीजा ये हुआ कि सारा काम उनको कराया मिल गया। तो इंटरव्यू जब हुआ तो सवालात जब पूछे जाने लगे तो वो स्कॉलर कहता है ऐसा ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए ना क्या क्या पूछ रहे हैं जो। तो ये वाक्य बड़े लतीफा नुमा है और सच्चा वाक्य है। बहुत अफसोसनाक है। चलिए मेरी जिसको हिंदी में लोग कहते हैं लिप्सा और उर्दू में हिर्स कहते हैं कि आपसे और जानने की एक हिर्स मेरे अंदर मौजूद है। तो फिर हम ये इस वादे के साथ कि फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।